हेलो फ्रेंड्स, आप यहाँ देख सकते हो कि जो आपका बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 14/9/2022 का हुआ था, तो उन पेपर का सॉल्यूशन आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। आप लोग कमेंट करते हो कि 2-4 वीडियो सर एक दिन में डाल दीजिए, 4 वीडियो 5 वीडियो। मैं भी सोचता हूँ कि डाल दूँ, परंतु दोस्तों 2 ही वीडियो में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है, तो इसलिए मैं 2 ही वीडियो 2 से 3 वीडियो ही डाल पाता हूँ। इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। तो चलिए आज मैं अपने प्रश्नों को स्टार्ट करता हूँ बिल्कुल अपने अंदाज में, जैसे मैं हर रोज़ बताता हूँ, काफ़ी डिस्कशन के साथ। तो पहला प्रश्न आपका हिंदी का यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। वाक्य का वह अंश जो वाक्य के उद्देश्य के विषय में बतलाता है, वह क्या कहलाता है? सबसे पहले आप जानिए कि वाक्य क्या होता है। दोस्तों भाषा की सबसे छोटी इकाई होता है वर्ण। क्या होता है? वर्ण। और वर्ण का अपना कोई अर्थ नहीं होता है। तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि किसका अपना कोई अर्थ नहीं आता है? वर्ण का नहीं होता है। तो वर्ण क्या होगा? जैसे क हो गया, ख हो गया, ग हो गया, च हो गया, ये सब क्या है? एक वर्ण है। जब यही वर्ण के क्रमबद्ध समूह को, दोस्तों वर्णों के क्रमबद्ध समूह को हम लोग क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। और इस वाक्य का 2 अंग होता है। वाक्य का कितना अंग होता है? आप लोग याद रख लीजिएगा, वाक्य का 2 अंग होता है। एक होता है उद्देश्य, एक होता है विधेय। क्या होता है? उद्देश्य और विधेय होता है। तो यहाँ आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा था? तो क्वेश्चन पूछ रहा था वाक्य का वह अंश जो वाक्य के उद्देश्य के विषय में बतलाता है। दोस्तों उद्देश्य होता है कि जिसके बारे में बात किया जाता है, और जिसके बारे में जो भी बात किया जाता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? विधेय कहते हैं। तो यहाँ राइट आंसर क्या हो जाएगा? विधेय हो जाएगा। तो वाक्य के उद्देश्य के विषय में बताता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? विधेय कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने में है, ओज गुण का प्रयोग किस रस में होता है? दोस्तों ओज गुण का प्रयोग आपसे पूछ रहा है कि किस रस में होता है। तो ओज गुण का जो प्रयोग होता है दोस्तों, वो किस रस में होता है? तो यहाँ ऑप्शन आप यहाँ पर देख सकते हो। तो वो वीर रस में होता है। किस रस में होता है? वीर रस में होता है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिल्कुल राइट। अच्छा, अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि रस कितना प्रकार का होता है? दोस्तों रस 4 प्रकार का होता है। कितना प्रकार का होता है? 4 प्रकार का होता है। पूछेगा कौन कौन होता है? अस्थाई भाव, अनुभाव, अस्थाई भाव, अनुभाव, अनुभाव, संचारी भाव और अनुभाव, संचारी भाव, विभाव। तो ये 4 प्रकार का क्या होता है? हमारा रस होता है। कितना प्रकार का होता है? ये रस होता है। अच्छा, रस पूछेगा दोस्तों, रस अस्थाई भाव जो रस होता है यह 9 प्रकार का होता है। कितना प्रकार का होता है? 9 प्रकार का होता है। इसलिए अस्थाई भाव रस को हम लोग नवरस कहते हैं। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा किस रस को नवरस कहा जाता है? आपको क्या बताना है? अस्थाई भाव रस को कहा जाता है। तो इतना मैंने आपको डिटेल से बताया, आपको ये बात याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने में है, अंगूठा चूमना मुहावरे का अर्थ होता है। दोस्तों अंगूठा चूमना मुहावरे का क्या अर्थ होता है? तो अंगूठा चूमना मुहावरे का अर्थ होता है क्या होता है? खुशामद करना। क्या होता है? खुशामद करना होता है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने में है आए महत्तम वसंत में अलंकार बताए। तो अगला प्रश्न आपके सामने में है कि इस शब्द में पूछ रहा है कि अलंकार कितना होता है, कौन अलंकार है? तो सबसे पहले आप अलंकार जान लीजिए कि क्या होता है। दोस्तों जिस प्रकार महिलाएं सुंदर दिखने के लिए आभूषण पहनती है, उसी प्रकार दोस्तों शब्दों को सुंदर बनाने के लिए हम लोग अलंकार का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? अलंकार का प्रयोग करते हैं। तो इस ये जो शब्द है आए महत्तम वसंत में कौन सा अलंकार है? तो इसमें मानवीकरण अलंकार है। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अच्छा, अब अलंकार कितना प्रकार का होता है? तो आपको बताना 2 प्रकार का होता है। कौन कौन होता है? एक को कहते हैं शब्दालंकार, दूसरा को कहते हैं अर्थालंकार। जो अर्थालंकार का ही एक भाग होता है कौन? मानवीयकरण। तो मानवीयकरण अलंकार। दोस्तों मानवीयकरण अलंकार के बात अगर किया जाए तो हम कैसे इसको पहचानते हैं? इसका पहचान का सिंपल ट्रिक है, जब किसी काव्य की शोभा या सुंदरता अर्थों के माध्यम से बढ़ाई जाती है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? मानवीयकरण अलंकार कहते हैं। जैसे इसका ट्रिक आप याद रख लीजिए कि इसमें जो शोभा बढ़ाएगा वो प्राकृतिक चीज़ों से बढ़ाएगा। किसके थ्रू बढ़ाएगा? प्राकृतिक चीज़ों से बढ़ाएगा। जैसे आपको एक वाक्य दे दिया जाएगा, फूले हंसे कलियां मुस्कुराई, मेघमय आसमान
मेघमय आसमान में उतर रही है, मतलब फूल हंस रही है। क्या फूल हंस सकती है? और फूल जो है दोस्तों क्या है, जब प्राकृतिक चीज़ है, और कलियाँ क्या है, ये सब प्राकृतिक चीज़ है। जब भी प्राकृतिक चीज़ से सुंदरता को, वाक्य को की सुंदरता को बढ़ाएगा तो उसमें कौन सा अलंकार होगा? तो मानवीय करण अलंकार होगा। आपको ये बात याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न आपके सामने में है, फूले हैं कुमुद फूली, मालती सघन वन फूली रहे, तारो मानो मोती अनगन में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ जो शब्द दिया हुआ है 5वां नंबर का क्वेश्चन पढ़ लीजिए। इसमें जो शब्द दिया हुआ है, पूछा है कि इसमें कौन सा अलंकार है। दोस्तों इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है। कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा अलंकार है। अब हम लोग जान लेते हैं कि उत्प्रेक्षा अलंकार क्या होता है। दोस्तों जहाँ समानता के कारण उपमेय और उपमान में समानता स्पष्ट की जाए उसको उत्प्रेक्षा अलंकार कहते हैं। क्या समझ में आया? उम्मीद करते हैं कुछ समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं, मैं हूं ना आपको समझाने के लिए। अब सीधा बात आपको याद रखना है, इस किताबी भाषा को आप छोड़िए। उत्प्रेक्षा अलंकार की अगर पहचान की बात किया जाए, इसका पहचान काफ़ी सिंपल है। जैसे अगर आपसे कह दिया जाए कि मनो इस शब्द में आपको क्या लगल रहेगा? वाक्य में आपको मनो दिख जाएगा, या मानो दिख जाएगा, या मनु दिख जाएगा, या मनु दिख जाएगा, या जनो दिख जाएगा, या जनो दिख जाएगा, या जानू दिख जाएगा। तो ये सब समझ लीजिए कि कौन सा अलंकार होगा इसमें जो हो जाएगा उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। कौन सा अलंकार होगा? उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। अब आप क्वेश्चन को पढ़िए, अब आपको समझ में बिल्कुल आएगा। क्वेश्चन कहता है, फूले है कुमुद फूली, मालती सघन वन फूली रहे, तारे मानो मोती अनगन है। तो यहाँ पे देखिए सब एक शब्द मेरा यहाँ पे मिल गया, मानो। क्या मिल गया? मानो मिल गया। तो जब मानो मनो मनहु जानो जनो जनहु ये सब अगर मिल जाता है तो कौन अलंकार होता है? तो वो होता है उत्प्रेक्षा अलंकार। बिना सोचे समझे आपको आंसर टिक कर देना है, उत्प्रेक्षा अलंकार। राइट 110% आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने में है, स्वर के साथ स्वर मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो दोस्तों तो उसे हम लोग स्वर संधि कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वर संधि कहते हैं। और स्वर संधि तो आपको पता ही है, दो पदों के मेल को हम लोग क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। दो पदों के मेल को हम लोग क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। और यहाँ पर आप देख लीजिए स्वर संधि पूछ रहा है, तो स्वर संधि के बारे में तो आपको पता ही होगा कि स्वर संधि कितना प्रकार का होता है। यह 4 प्रकार का होता है। कितना प्रकार का होता है? 4 प्रकार का होता है। आयादी संधि और गुण संधि, फिर होता है वृद्धि संधि, और जो लास्ट होता है चौथा नंबर का, इसको हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं? वृद्धि यन संधि। तो आपको इतना बात याद रखना होगा। तो ये टोटल किसका प्रकार है? स्वर संधि का प्रकार होता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न आपके सामने में है, आपकी ये 7वां नंबर का प्रश्न है, सीता की छोटी बहन रीता कल आई थी, रेखांकित शब्द में पदबंध है। तो इसमें पूछ रहा है कि सीता की एक छोटी बहन है जो कल आई थी, रेखांकित शब्द में पूछ रहा है कि कौन सा पदबंध है। तो दोस्तों इसमें संज्ञा पदबंध है। कौन पदबंध है? अब देखिए सीता भी नाम है, उसकी छोटी बहन भी क्या है? रीता जो है यह भी एक नाम है। संज्ञा का रिपीटेशन हो रहा है, ये हो जाएगा संज्ञा पदबंध हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, आपकी वह किताब कहाँ है जो कल लाए थे, 21 वाक्य का उदाहरण है। अच्छा, वाक्य जो होता है दोस्तों, वाक्य को दोस्तों 2 भाग में बांटा गया। कितने भाग में? अच्छा, वो शुरू में जो आपको बताए थे वो वाक्य का 2 अंग था, उद्देश्य और विधेय। यहाँ पूछ रहा है कि वाक्य को कितने भाग में बांटा गया है? 2 भाग में बांटा गया है। और वो 2 भाग कौन कौन है? तो एक को हम लोग कहते हैं अर्थ के दृष्टि से, और एक होता है रचना के दृष्टि से। अर्थ के दृष्टि से और रचना के दृष्टि से। जो रचना के दृष्टि से जो होता है क्वेश्चन, ये कई बार आपका एग्जाम में कई बार ज़्यादा इसी से क्वेश्चन पूछा जाता है कि रचना के दृष्टि से जो वाक्य होता है वह 3 प्रकार का होता है, जबकि अर्थ के दृष्टि से जो वाक्य होता है वह 8 प्रकार का होता है। और ये 3 प्रकार कौन कौन होता है? एक को कहते हैं सरल वाक्य, और एक को कहते हैं संयुक्त वाक्य, और एक को कहते हैं मिश्र वाक्य। ये किसके दृष्टि से है? ये रचना के दृष्टि से है। सरल वाक्य वह होता है जिसमें एक ही कर्ता होगा और एक ही क्रिया होगा। इसमें क्या होगा? एक ही कर्ता होगा और एक ही क्रिया होगा। जैसे मैं खेलता हूँ, देखिए एक ही आदमी नहीं है, कोई एक ही वह काम कर रहा है, वही काम कर रहा है, एक कर्ता, एक मैं पढ़ता हूँ, मैं सोता हूँ, ये सब क्या है? सरल वाक्य है। लेकिन संयुक्त वाक्य को पहचानने का दोस्तों नियम है कि संयुक्त वाक्य आप कैसे पहचानिएगा, तो आप इसको इस तरीका से पहचान सकते हैं, जिस वाक्य में इसलिए लगा रहेगा। क्या लगा रहेगा? इसलिए लगा रहेगा, और लगा रहेगा, लेकिन लगा रहेगा,
किंतु परंतु लगा रहेगा, किंतु परंतु लगा रहेगा तो वो वाक्य कौन सा हो जाएगा, वो संयुक्त वाक्य हो जाएगा। जैसे अगर कहेगा मैं, हाँ तुम और मेरे भाई पटना जाते हो, तो आप देख सकते हैं कि इसमें और लग गया ना। तो जब भी और आ जाए तो कौन वाक्य होगा, संयुक्त वाक्य होगा। और मिश्र वाक्य का पहचानने का नियम है, जिस वाक्य में जो, तो, जब, तब, तब, जैसे, कैसे, ये सब लगा रहेगा दोस्तों। ये कौन सा वाक्य हो जाएगा, ये मिश्र वाक्य हो जाएगा। अब आप किताब को अब आप क्वेश्चन को पढ़िए। आपकी वह किताब कहाँ है जो आप कल लाए थे। दोस्तों जो लग गया ना, जो, तो, जब, तब, जैसे, तैसे, तो जो लग गया तो कौन सा वाक्य हो जाएगा, आपका राइट आंसर मिश्र वाक्य हो जाएगा। क्योंकि मिश्र वाक्य का पहचान का ही नियम है, जिस वाक्य में जो, तो, जब, तब, जैसे, तैसे लगा रहे वो वाक्य कौन सा होता है, मिश्र वाक्य होता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आता होगा। दोस्तों अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो रोज क्लास का पीडीएफ आपका अपलोड हो जाता है इतिहास की दुनिया 99 चैनल पर। आप वहां से जाकर के वीडियो का पीडीएफ ले सकते हैं, नहीं तो रोज क्लास का जो पीडीएफ होता है दोस्तों, आपका लिंक आपको मिल जाएगा हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप वहां से भी जाकर के टेलीग्राम से ले सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न है, किसी को बहुत देर तक सोया हुआ देखकर यह कहना कि सूरज निकल गया, सूरज निकलने से यदि बिछावन छोड़ने का अर्थ निकलता है तो यह अर्थ है। तो दोस्तों ये कैसा अर्थ है, इसका अर्थ होता है व्यंजक। क्या होता है, व्यंजक। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अच्छा, अब व्यंजक क्या होता है दोस्तों, व्यंजक जो होता है किसी शब्द के भाव या उद्देश्य या तात्पर्य को बताता है। यानी कि व्यंजक का यही क्या होता है, अर्थ भी होता है। और व्यंजना के दोस्तों दरअसल दो भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, व्यंजना के दो भेद होते हैं। एक को हम लोग कहते हैं शब्दी व्यंजना, और दूसरे को हम लोग कहते हैं अर्था व्यंजना। क्या कहते हैं, अर्था व्यंजना। तो यही आपसे क्वेश्चन क्या पूछ लिया था, तो पूछ लिया गया है कि यहाँ पर किसी को बहुत देर तक सोया हुआ देखकर यह कहना सूरज निकल गया है, सूरज निकलने से यदि बिछावने छोड़ने का अर्थ निकलता है तो यह अर्थ है। तो हमने बताया अर्थ का ही तो दो गो भेद होता है। क्या होता है, व्यंजना, अर्थ का भेद, अर्थ का अर्थ क्या होता है, व्यंजक होता है, और इसका है तो होता है तात्पर्य और शाब्दिक व्यंजना। तो इसका क्या हो जाएगा, व्यंजक इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला है, क्रांतिकारियों ने अंग्रेजों को खूब नाको चने चवाए। वाक्य में नाको चने चवाए का क्या अर्थ होता है। एक मुहावरा दिया हुआ है, नाको चने चबाना। अगर लास्ट वर्ड को अगर पढ़े, इसमें दिया है कि नाको चने चबाना, इसका मतलब होता है कि बहुत परेशान करना। जो हमारे उन दिनों क्रांतिकारी हुआ करते थे, देशभक्त हुआ करते थे, उन्होंने अंग्रेजों सिपाहियों से खूब लड़ा और उनको नाको चने चबवा दिए थे। जैसे रानी लक्ष्मीबाई, उन्होंने काफ़ी संघर्ष किया और अंग्रेज़ों को काफ़ी ज़्यादा परेशान किया, तो बहुत परेशान किया। तो ऑप्शन नंबर एक क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न आपके सामने में है, शाब्दी व्यंजना किसके भेद के अंतर्गत आता है। तो शाब्दी व्यंजना जो होता है यह किसके भेद के अंतर्गत आता है। हम लोग पता है कि व्यंजना का ही दो भेद होता है, एक शाब्दी व्यंजना और एक अर्था व्यंजना। तो ये व्यंजना के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट होगा। पीछे ही क्वेश्चन का ये डुप्लीकेट क्वेश्चन है, सेम उसी के जैसा है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला है, जब से है आँख लगी तब से न आँख लगी में कौन सा अलंकार है। तो यहाँ पर कह रहा है कि जब से है आँख लगी तब से न आँख लगी। तो यहाँ पर जब एक ही शब्द का बार बार रिपीटेशन होगा, जैसे आँख लगी और आँख लगी, हर बार क्या होगा कि उनका अर्थ अलग अलग आएगा। तो उसको हम लोग कहेंगे, क्या कहेंगे, उसको हम लोग कहेंगे अतिशयोक्ति अलंकार। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। क्या कहेंगे, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। चलिए पढ़ते नेक्स्ट। अगला है, गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दें। जब भी आपका गद्यांश आए तो आप इतना लंबा चौड़ा बिल्कुल ना पढ़े।
आप लोग लास्ट पहले क्वेश्चन को पढ़िए। क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, प्रत्येक धर्म का व्यक्ति भारत का सपूत है, जबकि सबकी प्रिय है भारत माता। भारत माता के सपूत किसे कहा गया है? तो क्वेश्चन आपसे यही पूछ रहा है कि इस गद्यांश में भारत माता का सपूत किसे कहा गया है। मैंने बोला है कि लास्ट का 2-3 क्वेश्चन पढ़ना है, लास्ट के 2-3 लाइन पढ़ना है, आपका आंसर मिल जाएगा। तो अब यहाँ देखिए, प्रत्येक धर्म का व्यक्ति भारत माँ का सपूत होता है। तो गद्यांश में यहाँ आंसर मेरा दिया हुआ है कि प्रत्येक धर्म का जो व्यक्ति होता है, सब, चाहे वो किसी भी धर्म के मानने वाले लोग हो, सब भारत माँ का लाडला है, भारत माँ के पुत्र है। तो ये इसका राइट आंसर होगा। अब ऑप्शन को आप मिला लीजिए। क्वेश्चन यही कहता है कि माता का सपूत किसे कहा गया है। तो सिर्फ हिंदू धर्म के लोगों को कहा गया है, या इस्लाम धर्म के लोग को कहा गया है, या सिर्फ सिख धर्म के लोग को कहा गया है, या सभी धर्म के लोग को कहा गया है। यहाँ दिया हुआ है प्रत्येक मतलब क्या, सभी धर्म के व्यक्ति क्या होता है, भारत माँ के सपूत है, संतान है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न आपके सामने में है, इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। तो यहाँ पर आपको गलत वाक्य को चुनना है। तो यह हमारा घर है, तो बिल्कुल ये सही वाक्य है, ये बिल्कुल सही वाक्य है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। तो हमको गलत ना ढूंढना है, तो ये भी गलत है। तो हाथी बहुत मोटी है। अच्छा, आगे जाने की ज़रूरत ही नहीं है। देखिए, हाथी जो है पुल्लिंग शब्द है। हाथी जो है क्या है, पुल्लिंग शब्द है। इसलिए दोस्तों हाथी जो हो जाएगा, मोटी नहीं होगा, क्या होगा, हाथी बहुत मोटा है। क्या है, हाथी बहुत मोटा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बाद बाकी गोपाल ने नया कपड़ा खरीदा, बिल्कुल सही लिखा हुआ है ये भी। तो राजू की माँ बहुत दुखी हुई, ये भी बिल्कुल सही लिखा हुआ है। तो गलत यहाँ पर यही दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा। अच्छा, आपसे दोस्तों क्वेश्चन पूछा जाता है कि काजल जो शब्द है वो स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है। दोस्तों काजल जो शब्द होता है वो पुल्लिंग है। क्या है, आपको याद रखना है कि काजल शब्द क्या होता है, पुल्लिंग होता है। आप ऐसे भी समझ सकते हो कि आपने एक गाना सुना होगा, तूने काजल लगाया दिन में रात हो गई। अगर स्त्रीलिंग होता तो काजल क्या होता कि तूने काजल लगाई बोलता। तो यहाँ क्या बोला, तुमने काजल लगाया दिन में रात हो गई, छुप गए सारे नज़ारे, ओए क्या बात हो गई। आपने तो गाना अवश्य सुना होगा। यानी कि काजल जो शब्द है वो पुल्लिंग है। आप ऐसे भी सोच सकते हो, अगर इतना नहीं, अगर गाना नहीं याद है तो हम लोग क्या सोचेंगे, जो काजल जो होता है दोस्तों वो स्त्री भी लगाता है और पुरुष भी इनका यूज करता है। बहुत सारे जगहों में काजल का प्रयोग पुरुष के द्वारा भी किया जाता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्त्रियाँ करती है। तो काजल शब्द कौन सा शब्द है, तो यह पुल्लिंग शब्द है, आपको ये बात याद रखना है। फिर क्वेश्चन पूछेगा कि कंगन शब्द में पूछेगा कि कंगन शब्द में कौन सा स्त्रीलिंग है, कौन सा लिंग है, ये स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है। दोस्तों कंगन शब्द भी पुल्लिंग है। क्या है, कंगन शब्द भी पुल्लिंग है। आपने गाना फिर एक सुना होगा, क्या सुना होगा, चूड़ी मजा न देगी कंगन मजा न देगा। तो आपने देखिए, कंगन अगर स्त्रीलिंग होता तो गाना में क्या होता, चूड़ी मजा न देगी कंगन मजा न देगी, यही नहीं कहता। लेकिन यहाँ कह रहा है कि चूड़ी मजा न देगी कंगन मजा न देगा न कह रहा है, जिसका मतलब ये क्या है, पुल्लिंग है। आप ऐसे भी समझ सकते हो, क्योंकि जो कंगन है वह पुरुष के द्वारा भी पहना जाता है, महिला पुरुष दोनों इनका धारण कर सकता है। तो इसलिए क्या हो जाएगा, यह पुल्लिंग है, आपको ये बात याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न आपके सामने में है। अगला प्रश्न है, जिस शब्द का प्रथम पद प्रधान हो उसे किस समास कहते हैं, उसे कौन सा समास कहा जाता है। तो जिस शब्द का प्रथम पद प्रधान हो उसे हम लोग कर्मधारय समास कहते हैं। क्या कहते हैं, कर्मधारय समास कहते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अच्छा, कर्मधारय समास में अब कौन कौन आएगा, जैसे कह दे पीताम्बर में पूछेगा कि कौन सा समास है, तो आपको बताना है कर्मधारय समास है। फिर कहेगा कि महात्मा शब्द में पूछ लेगा कि कौन सा समास है, तो कर्मधारय समास है। फिर कहेगा चरण कमल में पूछेगा कौन सा समास है, तो इसमें भी कर्मधारय समास है। नवयुवक में पूछेगा कौन सा समास है, तो कर्मधारय समास है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न आपके सामने में है, आस्तीन का सांप मुहावरे का अर्थ होता है। तो आस्तीन का जो सांप होता है, यह मुहावरा का अर्थ होता है कि धोखा देने वाला मित्र, यानी कि कपटी मित्र आपका यहाँ ऑप्शन में दिया हुआ है। तो ये बिल्कुल राइट हो जाएगा। आस्तीन का सांप हम लोग उसको कहते हैं जो धोखा देता है, यानी कपटी मित्र जिसको हम लोग कहते हैं जो छल करता है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, यशोधरा का संधि विच्छेद करें। यशोधरा का अगर संधि विच्छेद करेंगे तो ये हो जाएगा यशः जोड़ धरा। क्या हो जाएगा, यशः जोड़ धरा। ऐसा ऑप्शन हमको कहाँ दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए में। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब यहाँ से
आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि यशोधरा में कौन सा संधि है, यशोधरा में कौन सा संधि है, तो आपको बताना है कि यशः, जब भी विसर्ग लग जाए तो वो विसर्ग संधि होता है। तो यशः को हम लोग कैसे लिखते हैं, य तालव स और विसर्ग लिखते हैं, यशः जोड़ धरा, तो ऐसे लिखते हैं। तो यशोधरा में कौन सा संधि हो जाएगा, तो यह विसर्ग संधि हो जाएगा। फिर क्वेश्चन पूछेगा कि मनोरथ में कौन सा संधि है, तो मनोरथ का अगर संधि विच्छेद आप करते हो तो आप कैसे कर कीजिएगा, मनः जोड़ रथ, क्या करते हैं, मनः जोड़ रथ। आप देखिए मनः में विसर्ग आ गया तो इसका मतलब कौन संधि होगा, विसर्ग संधि हो जाएगा। फिर अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि निश्चल में कौन सा संधि है, तो निश्चल को अगर हम तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, निह जोड़ छल, निह जोड़ छल। यहाँ पर देखिए विसर्ग आ गया तो विसर्ग संधि है। फिर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि दुशासन में कौन सा संधि है, तो दुह जोड़ शासन, दुह जोड़ शासन। तो फिर यहाँ विसर्ग आ गया तो इसमें भी कौन संधि हो जाएगा, तो इसमें भी जो होगा विसर्ग संधि होगा। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न आपके सामने में है, वियोग श्रृंगार का दूसरा नाम क्या है। वियोग श्रृंगार होता है कि जब कोई व्यक्ति किसी से जुदा हो जाता है तो उस सेंस को हम लोग कहते हैं वियोग। ये श्रृंगार रस का ही एक प्रकार है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, विप्रलभन श्रृंगार कहते हैं। क्या कहते हैं, इसी का अगला नाम हम लोग क्या देते हैं, विप्रलभन श्रृंगार देते हैं। और वियोग श्रृंगार का ही यह दूसरा नाम है। और श्रृंगार रस के पूछेगा कितना भेद होता है, तो श्रृंगार पूछेगा टोटल कितना होता है, तो 16 होता है। कितना होता है, 16 होता है। जबकि श्रृंगार रस पूछे कितना प्रकार का होता है, तब आपको 2 बताना है। एक को कहते हैं संयोग श्रृंगार, एक को कहते हैं संयोग श्रृंगार, और दूसरा को हम लोग कहते हैं वियोग श्रृंगार। क्या कहते हैं, वियोग श्रृंगार। संयोग श्रृंगार क्या होता है, तो संयोग श्रृंगार को आप ये कैसे याद रख सकते हो, जब नायक और नायिका यानी कि प्रेमी और प्रेमिका, जब प्रेमी और प्रेमिका दोनों में हंसी मजाक छीना झपटी जो होता है, तो उसमें पूछेगा कि कौन सा रस होता है, तो कौन सा श्रृंगार होता है, आपको बताना है कि संयोग श्रृंगार होता है। और वियोग तो समझ ही रहे हैं कि जब दोनों आपस में जुदा हो जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, कि उसको हम लोग वियोग श्रृंगार कहते हैं। अगर मैं बहुत जल्दी रस का कंप्लीट वीडियो ला करके दे दूंगा, ताकि यहाँ से काफ़ी ज़्यादा रस और अलंकार काफ़ी इंपॉर्टेंट है डीएलएड के एग्जाम के लिए, जो आपका एग्जाम में लगभग 5 से 7 प्रश्न पूछ लिया जाता है। पिछला बार भी मैंने एग्जाम दिया था, उस एग्जाम को मैंने क्वालिफाई किया, मैं एग्जाम निकाल करके आया हूँ, तभी मैं आपको बता रहा हूँ। इसलिए आप भी लोग सिर्फ ऐसे पढ़ो जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, तो आपका भी एग्जाम ऑटोमेटिक क्वालिफाई हो जाएगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने में है, इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। अब यहाँ पर गलती छांटना है, तो गलती छांट लेते हैं। पहले हम लोग पढ़ते हैं क्या है कि बादाम स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। अरे बादाम, ये गलत बात है, बादाम स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है, गलत लिखा हुआ है। फिर अगला है नहीं, ये सही लिखा हुआ है, हमको गलत छांटना है। तो सनोज अपने पिता का नाम रोशन करना चाहता है, ये भी सही वाक्य लिखा हुआ है। फिर है शाम को फल लेने जाना है, शाम को, ये भी सही लिखा हुआ है। लोटा में भरकर पानी ले आओ, अच्छा लोटा में भरकर पानी ले आओ, यहाँ पर यही गलत लिखा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि वह जीवन क्या है, निर्झर है में कौन सा अलंकार है, तो इसमें होता है रूपक अलंकार। कौन सा अलंकार होता है, रूपक अलंकार होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो रूपक अलंकार। अच्छा, एक होता है अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति अलंकार हम लोग उसको कहते हैं जब भी कोई भी वाक्य में आपको बढ़ा चढ़ा के बता दिया जाए, बढ़ा चढ़ा के बता दिया जाए, तो उस वाक्य में अतिशयोक्ति अलंकार होता है। जैसे अगर मैं आपको कहूँ कि छुप गए सारे नज़ारे, वही क्या बात हो गई, तूने काजल लगाया दिन में रात हो गई। अब देखिए, न कभी बादल छुपेगा न कभी रात होगा, तो इसमें कौन सा अलंकार हो जाएगा, इसमें हो जाएगा अतिशयोक्ति अलंकार हो जाएगा। फिर है चेहरा कमल है बात गजल है, खुशबू जैसी तू चंचल है। ना कभी चेहरा कमल का हो सकता है, न दिन में रात हो सकता है। तो इस टाइप का जब भी कोई भी वाक्य में बढ़ा चढ़ा करके कहे, तो सीधा आपको आंसर लगाना है अतिशयोक्ति अलंकार होता है। इसमें खूब छोड़ा जाता है, तो जब भी छोड़ने का बात दिखे तो समझ जाइएगा कि अतिशयोक्ति अलंकार होता है। चलिए फटाक अगला प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, समासिक शब्दों के संबंध को स्पष्ट करना क्या कहलाता है। तो समासिक शब्दों के संबंध को स्पष्ट करना समास विग्रह कहलाता है। क्या कहलाता है, समास विग्रह कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, रमा से रोया नहीं जाता,
तो रमा से रोया नहीं जाता वाक्य में पूछ रहा है कि कौन सा वाच्य है, कौन सा वाच्य है। तो इर्द गिर्द रमा कोई नाम है और रोना क्या है, एक प्रकार का फीलिंग है, एक प्रकार का भाव है। तो यहाँ पर ऑप्शन में देखिए आपको दिख रहा है कि यह कर्तृवाच्य है, कोई काम का संकेत दे रहा है, या कर्मवाच्य है, या भाववाच्य है। तो रोना एक प्रकार का भाव है, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, आवत जात कुंजी की गलियन रूप सुधा नित पिजय में अलंकार है। तो इसमें कौन सा अलंकार हो जाएगा, तो इसमें हो जाएगा रूपक अलंकार। कौन सा अलंकार हो जाएगा, तो रूपक अलंकार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, राइट होगा। चलिए बढ़ते हैं, नेक्स्ट अगला है 24 नंबर का, निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। यहाँ 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इनमें से कोई जो है एगो सही है, बाद बाकी 3 गो गलत है। तो हम लोग ऑप्शन को पढ़ते हैं। आपका कलेजा में साहस नहीं है, ये भी बिल्कुल सही लिखा हुआ है। फिर है नहीं पूछ क्या रहा है, कौन सा वाक्य शुद्ध है, तो ये गलत लिखा हुआ है। और है वह पुस्तक को और किसी के हाथ ना दीजिए, मतलब उस पुस्तक और किसी के हाथ न लगे, ऐसा लिखा होना चाहिए। यह भी लिखा हुआ क्या है, गलत है। फिर है उसने उनके गले में एक गेंदे की माला डाल दी। अब ये भी लिखा हुआ क्या है, गलत है, क्योंकि एक जब फूल होता है तो इसलिए रहता उसने उनके गले में फूलों की माला डाल दी। तो यहाँ अगर फूलों रहता तो सही हो जाता, लेकिन आप खुद सोचिए कि एक गेंदे की माला, क्या एक फूल का कभी माला बनता है? एक फूल का माला कभी नहीं बनता। जब भी एक फूल रहेगा तो माला कैसे बनेगा? जब माला नहीं बनेगा तो यही क्या हमारा दिया हुआ है, ये भी गलत है। फिर अगला है, जीवन में ये भी सही है, तो गलत क्या है, जीवन में सच्चा मित्र बिरला ही मिलता है। क्या सभी जो सच्चा मित्र होता है सब अमीरे होता है? नहीं ना होता है। तो ये बिल्कुल बात गलत है। तो ऑप्शन नंबर डी गलत है, जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट है, कपूर शब्द है। कपूर शब्द पूछ रहा है कि कौन सा है। तो कपूर जो कपूर जो शब्द है, तत्सम है कि तद्भव है कि देशज है कि विदेशज है। तो तत्सम हम लोग किसको कहते हैं, जो संस्कृत के शब्द होते हैं जिसको हिंदी में हम लोग डायरेक्ट प्रयोग करते हैं उसको हम लोग तत्सम कहते हैं। और आधा अधूरा वर्ड जब भी दिखे वो तत्सम होता है। और तत्सम के बिगड़े रूप को हम लोग क्या कहते हैं, तद्भव कहते हैं। जो कपूर जो है, कपूर थोड़ी होता है, कपूर होता है, कर्पूर होता है। दरअसल कपूर थोड़ी होता है, कर्पूर न होता है। जो कर्पूर शब्द है यह संस्कृत का शब्द है। जब भी आपको संस्कृत का शब्द दिख जाए तो वो तत्सम होगा। जब इसका बिगड़ल रूप आपको देखने को मिलेगा तो वो क्या हो जाएगा, तद्भव होगा, क्योंकि तत्सम के बिगड़े रूप को ही हम लोग क्या कहते हैं, तद्भव कहते हैं। अच्छा, कर्पूर लिखल है तो तत्सम, कपूर लिखल है तो तद्भव हो जाएगा। जैसे अगर रहेगा कि किताब, हाँ अगर रहेगा कि किताब, पुस्तक जो हो जाएगा, पुस्तक जो होगा यह कौन सा शब्द है, तो पुस्तक जो है यह संस्कृत का शब्द है, यानी कि तत्सम है। फिर दे देगा पोथी जो शब्द है, पोथी क्या है, तो पोथी हमारा तद्भव है। क्या है, पोथी तत्सम का बिगड़ल रूप है। तो क्या हो गया, तो जैसे किसी का नाम रहता है रमेश, तो रमेश किसी को कह देता है रमेशवा, तो क्या है, इसका यह बिगड़ल रूप है। तो बिगड़ल रूप को हम लोग क्या कहते हैं, तद्भव कहते हैं। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पंक्ति में कौन सा वर्णिक छंद है। पूछे बिन काऊ काहू सो न बात करे है, देवता से बैठे सब साधी मौन है। तो पूछ रहा है कि इसमें क्या है, इसमें चौपाई है। क्या है, चौपाई है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए 27 नंबर का प्रश्न है, छिदी धातु का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। छिदी धातु का जो शाब्दिक अर्थ होता है, ढकना और आच्छादित करना। तो ढकना और आच्छादित करना हमको कहाँ दिख रहा है, तो ऑप्शन सी में हमको दिख रहा है। तो सी में दिया हुआ है ए और बी दोनों, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए दोस्तों, ये रहा आज के प्रश्न जो हिंदी का था। अब इसके बाद जीके जीएस है, तो जीके जीएस का डिस्कशन जो होगा नेक्स्ट वीडियो में होगा। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। चैनल का सब्सक्राइब करने से फ़ायदा ये होगा कि आज तो आप वीडियो नहीं कीजिएगा, तो आज का वीडियो तो आप देख ही लीजिएगा, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो आपको समय तक नहीं पहुँचेगा। अगर आप मेरा नेक्स्ट वीडियो देखना चाहते हो तो इससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, ताकि समय से पहले आपको वीडियो मिल जाए। और हर रोज़ क्लास का PDF जो है आपको टेलीग्राम चैनल इतिहास की दुनिया 99 पर अपलोड हो जाता है, वहाँ से आप जाकर के PDF ले सकते हैं। नहीं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाला हुआ रहता है, आप वहाँ से भी PDF प्राप्त कर सकते हैं। तो हर रोज़ अभी DLED का कंटिन्यू सेट सोल्यूशन होगा। आप लोग का कमेंट आया था कि पर डे
से 5 सेट का सॉल्यूशन करवाइए। लेकिन दोस्तों टाइम नहीं मिलता है, 2 ही बनाते में काफ़ी 2 ही सेट का सॉल्यूशन कराने में काफ़ी टाइम लग जाता है, इसलिए माफ़ी चाहता हूँ। इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। नेक्स्ट वीडियो आप तक पहुँचे, मिलते हैं, धन्यवाद।